नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो नया टॉपिक है वो है प्राचीन इतिहास। मतलब हम आज से इस टॉपिक वाइज टॉपिक पूरे इतिहास को हर लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और मैं चाहूँगा कि भाई जब हम लोग इतिहास को समझें या इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं घटी या कैसे क्या हुआ, इन सब चीज़ों को जानें, तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप पेपर और कॉपी लेकर बैठें और चीज़ों को नोट करते चलें। मैं कोशिश यही करूँगा कि सारे लेक्चर जो हैं वो टॉपिक वाइज टॉपिक जीरो लेवल से मैं आपको कवर कराऊँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई जो इतिहास है इसको हम अंग्रेजी भाषा में कहते हैं हिस्ट्री। क्या कहते हैं? हिस्ट्री। अब बात यह है कि जो हिस्ट्री है ये यूनान भाषा के हिस्टोरिया शब्द से बनी है। किससे बनी है? हिस्ट्री जो है ये यूनान भाषा के हिस्टोरिया शब्द से बनी है। ठीक है, हिस्टोरिया का जो मतलब होता है वो यूनान भाषा में जानना या ज्ञात करना या सत्यान्वेषण करना होता है। ठीक है, अगर मैं इतिहास शब्द की संधि विच्छेद की बात करूं तो हम इसको तोड़ सकते हैं इति प्लस हा प्लस आस, जिसका अर्थ निकल के आएगा ऐसा ही हुआ। अर्थात हमारे जो भी पृथ्वी में प्राचीन काल में जो भी कुछ घटनाएं घटी, जैसे वहाँ के लोग किस प्रकार के का खान पान रखते थे, किस प्रकार के रहन सहन रीति रिवाज का, उठने बैठने का, किस प्रकार के उपकरणों का इस्तेमाल करते थे, वो किस प्रकार के मतलब उनके संस्कार थे, किस प्रकार इससे ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम सब इतिहास में ही जानते हैं। ठीक है, इतिहास की अगर मैं थोड़ी सी आगे चर्चा बढ़ाते हुए आगे बात करूं तो यूनानी इतिहासकार थे जिन्होंने 500 ईस्वी पूर्व यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने कथा और कहानियों के आधार पर एक मतलब पुराना जितना भी हमारे इतिहास में घटनाएं घटी हैं उनको संग्रहित किया और एक किताब जिसका नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था? हिस्टोरिका। उसमें इसको संकलित कर दिया। ठीक है, जिसको हम लोग 19वीं शताब्दी तक इनके द्वारा लिखा हुआ इतिहास ही मानते रहे। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस प्रकार जो इतिहास के बारे में उन्होंने बताया था उसका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं था। लेकिन चूंकि इन्होंने कथाओं के आधार पर, कहानियों के आधार पर सारी चीज़ों को संकलित किया था हिस्टोरिका नामक किताब में, इसलिए इनको इतिहास का जनक भी कहा जाता है। या यूं कहें, चूंकि कथा कहानियां थी, कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था, इसलिए इनको कथात्मक इतिहास का जनक भी कहा जाता है। तो भाई यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाता है, आपसे पूछा जाता है कि फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के भाई पिता कौन है, तो आपका आंसर होता है हेरोडोटस। या आपसे पूछ लिया जाए कथात्मक इतिहास के जनक कौन है, तब भी आपका आंसर होगा हेरोडोटस। ठीक है, ओके, क्लियर। इन्होंने कौन सी किताब लिखी है? हिस्टोरिका। कौन सी लिखी है? हिस्टोरिका। अब जैसे ही चूंकि मैंने आपसे कहा कि 500 ईस्वी पूर्व की से ये 19वीं सदी तक इनकी बात को फॉलो किया गया। फिर 19वीं सदी में क्या हुआ, जर्मनी के लियोपाल्टू बानरान के, क्या नाम है? लियोपाल्टू बानरान के ने इतिहास को जानने के लिए वैज्ञानिक विधि का विकास किया। क्या किया उन्होंने? वैज्ञानिक विधि का मतलब है जैसे जो भी प्राचीन काल में घटनाएं घटी हैं तो उन पर उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से उनका अध्ययन करा, जिनका अध्ययन कर सकते थे, शोध कार्य कराए। इन सब के आधार पर जो भी डाटा इकट्ठा हुआ उसको इन्होंने इतिहास में अलग अलग पार्ट्स में रखा। ठीक है, तो बहुत सारे इतिहासकारों ने क्या करा, इतिहास को मतलब जो भी प्राचीन काल में चीज़ें मिली, जो भी अभिलेख मिले, जो भी स्मारक मिले, या जो भी हथियार या उपकरण या रहन सहन खान पीन जो भी चीज़ें हासिल हुई, उन सब चीज़ों के आधार पर इतिहास को उन्होंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अगर प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो ये इस काल में ऐसा मतलब ऐसी घटनाओं को रखा गया जिसमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं थे। मतलब ऐसा काल जिसमें कोई लिखित साक्ष्य हासिल नहीं हुए, ऐसे सभी समय को उन्होंने प्रागैतिहासिक काल माना। ठीक है, इसमें पुरातात्विक साक्ष्य तो हासिल हुए, जैसे मैं आपसे कहूँ मानव की खोपड़ी का मिलना या भीमबेटका की गुफाओं में चित्रकारी का मिलना। ठीक है, या उस समय के लोग जो पाषाण का मतलब है पत्थर से बने हथियारों का इस्तेमाल करते थे, तो वो सारी चीज़ें तो मिली हैं लेकिन कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। जैसे कि कोई गुफा पर कोई लिखी हुई कोई शैली, कोई लिपि होती, या जैसे महाभारत या रामायण में सिलसिलेवार उसमें लिखित अवस्था में हमें प्रमाणिक
रूप से चीजें मिलती हैं। ऐसा कुछ भी प्रागैतिहासिक काल में नहीं हुआ। मतलब इतिहास का एक ऐसा समय है जिसमें कोई लिखित साक्ष्य ना मिलता हो, केवल प्रातात्विक साक्ष्य मिलता हो, लिखित साक्ष्य ना मिलता हो, तो उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और प्रागैतिहासिक काल में हम पाषाण काल को पढ़ सकते हैं, क्योंकि पाषाण काल में बहुत सारी चीजें मिली हैं। तो वो सब चीजें मैं आपको बता दूं प्रातात्विक साक्ष्य के आधार पर ही है, लिखित उसका कोई भी साक्ष्य हासिल अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है। अगर मैं बात करूं इसका जो सेकंड टाइप है आदि ऐतिहासिक काल, तो आदि ऐतिहासिक काल का मतलब है इसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, और लिखित साक्ष्य भी मिले हैं भैया, और प्रातात्विक साक्ष्य भी हैं। लिखित साक्ष्य हैं लेकिन इन साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सका। मतलब इतिहास का वह काल जिसका लिखित साक्ष्य तो मिला हो लेकिन जिसको पढ़ा ना जा सका हो, ऐसे कालखंड को हम भाई आदि ऐतिहासिक काल के नाम से जानेंगे। ठीक है। जैसे मैं आपसे बात करूं हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता में 64 मूल चिन्ह मिले हैं, और आपको बता दूं 250 से 400 अक्षर भी मिले हैं। लेकिन उनकी जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक होने के कारण उसको अभी तक पढ़ने में कामयाबी नहीं मिल पाई। तो देखिए लिखित साक्ष्य तो है लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को हम आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ लेते हैं। ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्यों की बात की जाए, जैसे वहां पर टीलों का मिलना, पक्की ईंटों का मिलना, भवनों के निर्माण का मिलना, या मैं के द्वारा मन के बनाने की फैक्ट्री की खोज करना, ये मतलब बहुत सारी वहाँ की गलियां जो चौड़ी थी, पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही थी, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे साक्ष्य, वहाँ के मोहरे मिलना, वहाँ के टेरिकोटा या मृदभांड मिलना, मतलब मिट्टी के बर्तन, ये सारी चीज़ें मिली हैं, हासिल हुई है, लेकिन इन पर जो लिखा है या जो लिपि छपी है उसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो ऐसी चीज़ों को आदि ऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। अब आप समझ गए होंगे आदि ऐतिहासिक काल क्या है। अगर मैं बात करूँ ऐतिहासिक काल की, तो ऐतिहासिक काल में क्या है, लिखे साक्ष्य भी जहाँ जिसमें मिले हैं और पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं, तो ऐसे कालखंड को उन्होंने ऐतिहासिक काल में पढ़ा। जैसे मैं आपसे बात करूं वैदिक सभ्यता से आगे, जैसे बौद्ध धर्म की बात करें, तो बौद्ध धर्म में उनके धर्म से संबंधित बहुत सारी किताबें, जैन धर्म में बहुत सारे लिखित प्रमाण मिलते हैं, या हमारे मुगल काल की बात कर लें या हमारे मौर्य काल की बात कर लें, बहुत सारे हमें लिखित साक्ष्य हैं, बहुत सारे स्मारक हैं, बहुत सारे अभिलेख हमें कहीं ना कहीं मिले हैं, जिनको पढ़ के हमने उस कालखंड से संबंधित बहुत सारी जानकारियों को जाना और समझा। तो ऐसे जितनी भी घटनाएं घटती हैं वो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखी गई हैं। मैं एक बार फिर रिवाइज करता हूं, आपको बता दूं प्रागैतिहासिक काल का मतलब है जिसके लिखित साक्ष्य ना हो, तो ऐसे काल को हम कहेंगे प्रागैतिहासिक काल। और आदि ऐतिहासिक काल में हम क्या कहेंगे, जिसके लिखित साक्ष्य भी हो, ठीक है, लेकिन जिसको पढ़ा ना जा सका हो। तो ऐसी जो भी सभ्यता रही हैं या जो घटनाएं रही हैं उनको आदि ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। और जिनकी लिखित साक्ष्य है और इसको पढ़ा भी जा सका है, कामयाबी पढ़ने में मिल भी गई है, तो ऐसे कालखंड को हम ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है। चूंकि मुझे यहाँ पर आदि ऐतिहासिक काल या ऐतिहासिक काल को नहीं पढ़ाना है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता या वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रागैतिहासिक काल। ठीक है। यहीं से हम इतिहास की शुरुआत समझेंगे। हालांकि इतिहास की शुरुआत की तो बात की जाए तो बहुत पुराना इतिहास है, लेकिन हमारे एग्जाम्स में लगभग यहीं से क्वेश्चंस बनना शुरू होते हैं और यहीं से शुरुआत होती है हमारे इतिहास की, जो सिलसिलेवार तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चंस रखे जाते हैं। तो मैं तो वही इसी से मतलब है। अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो प्रागैतिहासिक काल चूंकि हम समझ चुके हैं जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो। तो मैं आपको बता दूं इसकी प्रागैतिहासिक खोज का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ क्या था कि सर्वप्रथम 1863 में 1863 ईस्वी की बात है, 1863 ईस्वी की बात है। तो उस समय रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट, नाम मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, डायरेक्ट भी एग्जाम में पूछा जाता है। रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट, ये थे कौन, ये अंग्रेज भूवैज्ञानिक थे और पुरातत्ववेत्ता थे। ठीक है। कौन थे, अंग्रेज भूवैज्ञानिक थे और पुरातत्ववेत्ता थे। ठीक है। इन्हें हुआ क्या कि मद्रास के पास एक जगह है पलवरम, खास ये तमिलनाडु में लगती है। मद्रास के पास एक जगह थी पलवरम, खास तमिलनाडु में लगती है। यहाँ से इनको प्रथम हैंड एक्स, जिसको हम हाथ की कुल्हाड़ी कहते हैं, मतलब रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट को प्राचीन सभ्यता से संबंधित सबसे पहली कोई चीज मिली थी तो वो मिली थी हाथ की कुल्हाड़ी। कहाँ से मिली थी, पलवरम। ये है कहाँ पर, तमिलनाडु में।
1863 में रॉबर्ट ब्रिसफूट को हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई। ठीक है, क्योंकि जब हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई तो ये उस इसके बारे में जब पता निकाला गया, तो ये जो पता निकाला गया तो ये इस कुल्हाड़ी के माध्यम से पता चला कि प्राचीन सभ्यता कोई रही है और उस प्राचीन सभ्यता में हाथ की कुल्हाड़ी जैसी चीज का इस्तेमाल करना वहाँ के लोग जाना करते थे। क्योंकि सबसे पहले इन्होंने प्राचीन मतलब प्रागैतिहासिक खोज की थी भाई, प्राचीन काल की खोज, प्राचीन काल की कोई उपकरण की खोज की थी, इसीलिए इनको प्रागैतिहासिक खोजों के जनक के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में प्रागैतिहासिक खोजों के जनक का क्या नाम है, तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। क्या होगा? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। डायरेक्ट एग्जाम में देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है, पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कौन है, तो आपका आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में क्लियर करता हूँ। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट का आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इन्हें पहली हाथ की कुल्हाड़ी मिली थी, इसलिए इनको प्रागैतिहासिक खोजों के जनक के नाम से जाना जाता है। लेकिन पुरातत्व विभाग के बारे में अगर बात करूं तो सन 1861 में था क्या कि पुरातत्व विभाग के जो हेड थे, जो जनक बनाए गए थे, वो कौन बनाए गए थे? अलेक्जेंडर कनिंघम को 1861 में। ठीक है, जब पुरातत्व विभाग मतलब मैं डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, पुरातत्व विभाग के जो जनक थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे 1861 में, और इसके ठीक इनके अंडर में काम कर रहे थे रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। और रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट जब इनके अंडर में काम कर रहे थे तो 1863 मतलब 2 साल बाद ये मद्रास के एक पलवरम जगह पे जब खुदाई हुई तो वहां पर सबसे पहले इनके हाथ में आई क्या चीज आई? हाथ की कुल्हाड़ी। इसलिए इनको प्रागैतिहासिक खोजों का जनक कहा जाता है, क्योंकि उसमें पुरातत्व विभाग के जनक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, 1861 में। तो मतलब आपसे पूछा जाए भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन है, तो आपका आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ठीक है, और भारत में प्रागैतिहासिक खोजों के जनक कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। क्लियर? अब सवाल ये भी बन जाता है भाई, आजकल तो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न ही भाई बहुत चेंज हो गया है। ये पूछ लेते हैं कि भाई जो पुरातत्व विभाग है वो प्रेजेंट में किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो जो मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि जो पुरातत्व विभाग है वो प्रेजेंट में किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो आपका आंसर होगा संस्कृति मंत्रालय। किस मंत्रालय के अधीन? संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, अब थोड़ा सा एक पॉइंट में यहाँ पे आपको और क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में अब तक सबसे पुराने पाषाण उपकरण कहाँ से मिले, तो आपका आंसर होना चाहिए बोरी नामक जगह है। ये जगह कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। भारत में सबसे पुराने पाषाण उपकरण का मतलब है पत्थर से बने उपकरण अभी तक भारत में कहीं खोजे गए हैं, तो वो जगह का नाम है बोरी। ठीक है, और है कहाँ पे? महाराष्ट्र। और ये कितनी पुरानी है कितने पुराने पाषाण उपकरण है ये? 14 लाख ईस्वी पूर्व। 14 लाख ईस्वी पूर्व मतलब आप समझ सकते हैं 14 लाख ईस्वी पूर्व मतलब जो पाषाण उपकरण खोजे गए वो कहाँ कहाँ मिले थे? बोरी नामक जगह पे मिले थे। कहाँ पर? ये महाराष्ट्र में। क्लियर? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई। पुरातत्वविद थे भाई जर्गेनस थॉमसन। क्या नाम है? जर्गेनस थॉमसन। अब भाई इस चीज़ को नोट भी करते चलिए, थोड़ा सा आप नोट करने के साथ जब इसको आप रिवाइज करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, और इसको 3-4 बार आप पढ़ेंगे तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें पुरातत्वविद थे जर्गेनस थॉमसन, इन्होंने क्या किया? कोपनहेगन संग्रहालय। कोपनहेगन भाई क्या है? ये डेनमार्क एक देश है जिसकी राजधानी है। क्या है? डेनमार्क देश की राजधानी है कोपनहेगन। लेकिन कोपनहेगन में एक संग्रहालय है, संग्रहालय आप जानते हैं जहाँ पर बहुत सारी प्राचीन चीजों को इकट्ठा करके संग्रहित करके रखा जाता है। ठीक है, तो पुरातत्वविद थे जर्गेनस थॉमसन, ये उस समय स्टडी कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, और इन्होंने कोपनहेगन संग्रहालय में जितनी चीजें रखी थी, जितनी चीजें वहाँ के इतिहासकारों को हासिल हुई थी, पुरातत्ववेत्ताओं को हासिल हुई थी, वो सब उसमें बहुत सारी चीज़ों को कोपनहेगन संग्रहालय में भाई संग्रहित करके रखा गया था। तो उन्होंने सभी चीज़ों का अध्ययन किया, सभी चीज़ों पे शोध किया, और शोध करने पर एक नतीजे पे पहुंचे। वो नतीजा ये था कि उन्होंने प्रागैतिहासिक जो काल है, प्रागैतिहासिक काल फिर से मैं रिवाइज कर दूं, ऐसा काल की बात कर रहा हूँ जिसका कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल को इन्होंने 3 भागों में कैसे बांटा, क्यों बांटा, मैं आपको बता दिया भाई। कोपनहेगन संग्रहालय में बहुत सारी चीजें रखी थी, तो बहुत सारी जो प्राचीन चीजें थी उनका जब अध्ययन किया, उन पर जब शोध कार्य किया, तो शोध कार्य करने पर इन्होंने चूंकि वहां के वस्तुओं के आधार पर उसको 3 भागों में बांट दिया। पाषाण काल अर्थात पत्थरों का काल, पत्थरों का समय,
ठीक है, मतलब पत्थर से बने उपकरणों का समय। कांस्य युग, कांस्य आप जानते हैं, कांसा कांसा जानते हैं, कांसा आपका तांबा और टिन, तांबा और टिन। भी तांबे का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Cu, और टिन का क्या होता है, Sn। ऐसे भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो जो कांसा किससे बनता है, तांबा और टिन से। ठीक है, तो कांस्य युग मतलब जो कांसे से निर्मित चीजें थी उनको कांस्य युग में रख दिया, जो लोहे से निर्मित चीजें मिली उनको लोह युग में रख दिया। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, जो कांस्य युग है, कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी थी, सिंधु सभ्यता, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। सिंधु सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं ना। तो ये सिंधु सभ्यता या हड़प्पा जो सभ्यता है, ये कैसी सभ्यता थी, एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। मतलब इस समय में कांसे का इस्तेमाल वो लोग करते थे। ठीक है, लौह युग की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं लौह युग के। क्योंकि ये एक चीज़ तो मैंने आपसे कहा कि हम आगे पढ़ेंगे, अभी तो हम लोग शुरू शुरू की चीज़ें समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम यहीं की चीज़ों को क्लियर करें। पाषाण काल की बात करें हम, तो पाषाण काल को इन्होंने, पाषाण काल, चूंकि पाषाण काल में बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, बहुत सारा लंबा समय रहा है इस कालखंड को, तो उन्होंने पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ा। एक प्रापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। प्रापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अगर मैं बात करूं, अब इनको मैं मतलब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पहले प्रापाषाण काल समझाऊंगा, उसके बाद मध्य पाषाण काल समझाऊंगा, उसके बाद नवपाषाण काल समझाऊंगा, और उसके बाद तीनों को मैं एनालिसिस करके आपके सामने समझाऊंगा। अगर मैं बात करूं पुरापाषाण काल की, तो इसके जो समय अवधि है, तो 25 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व का जो समय है वो पुरापाषाण काल में हम लोग पढ़ते हैं। 25 लाख ईस्वी पूर्व, अब इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, कहीं कहीं लिखा होता है अज्ञात काल से, कहीं कहीं कुछ लिखा होता है 5 लाख ईस्वी पूर्व से। मतलब अलग अलग किताबें आप देखेंगे तो सब में अलग अलग है। भैया एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, उसमें 25 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व के समय में जो भी घटनाएं घटित हुई या जो भी चीज़ें उन्हें हासिल हुई, उन सब चीज़ों को उन्होंने पुरापाषाण काल के नाम से जाना। चूंकि ये सब ऐसा कालखंड रहा है जो सबसे ज़्यादा जिसमें मानव सभ्यता ने निवास किया। क्योंकि इतने बड़े कालखंड को पढ़ने के लिए चूंकि उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना हो रहा था, इसलिए उन्होंने इसको भी 3 छोटे छोटे पार्ट, निम्न प्रापाषाण काल, मध्य प्रापाषाण काल, उच्च प्रापाषाण काल में भाई कन्वर्ट कर दिया। लेकिन मैंने इसको ज़्यादा नहीं समझा रहा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कभी बनते ही नहीं है। ठीक है, मैं बात करूँ प्रापाषाण काल की, तो बस अब इसका काम चल जाएगा, आप बस ध्यान रखिए समय। ठीक है, समय क्या रहा है, 25 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक। क्लियर, ओके। अगर मैं बात करूं प्रापाषाण काल की, तो यहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ के जो लोग थे वो आखेटक थे। आखेटक मतलब शिकारी होते हैं, मतलब अपना जीवन जीने के लिए अब भाई अब उनको भी भूख लगती होगी। जब भूख लगती होगी तो वो उस समय ना तो कृषि को उगाना जानते थे और ना ही भाई वो पशुपालन जानते थे जिससे दूध वगैरह पीकर वो अपने आप को जीवित रख पाए। तो था क्या, उस समय के जो लोग थे वो उस समय के लोग आखेटक थे, शिकारी थे। मतलब अपना जीवन जीने के लिए, जीवित रहने के लिए जानवरों को मार के खाते थे, मतलब शिकार किया करते थे। ठीक है, और खाद्य संग्राहक थे। खाद्य संग्राहक का मतलब आप जानते होंगे, खाद्य संग्राहक का मतलब है कि वो खाने पीने से संबंधित चीजों को संग्रहित करते थे या उनकी तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे भटकते रहते थे। मतलब ये है कि वो लोग जैसे मान लीजिए कहीं किसी जंगल में एक कोने पर वो शिकार कर रहे हैं और शिकार करते करते वहां पर जानवरों की संख्या कम हो गई। तो जब जानवरों की संख्या कम हो गई तो वो क्या करेंगे, वो उस जगह को छोड़कर शिकार के लिए अपने भोजन के तलाश में दूसरी जगह पर निकल जाया करते थे। ठीक है, तो ये मतलब आप समझ जाइए पुरापाषाण के लोग कैसे थे। भाई आखेटक थे, शिकारी थे और खाद्य संग्राहक थे। लेकिन ये लोग ना तो कृषि करना जानते थे और ना इन्हें पशुपालन का ज्ञान था। ठीक है, अगर औजार की बात करूं तो स्फटिक या क्वार्टजाइट के पत्थर, उसमें क्वार्टजाइट जो पत्थर हुआ करते थे या स्फटिक के पत्थर हुआ करते थे, इन पत्थरों के बने हुए बड़े बड़े हथौड़े ये बना लिया करते थे या बड़े बड़े हथियार पत्थरों से बना लिया करते थे। इन हथियारों से वो शिकार खेलने में और शिकारों से अपनी सुरक्षा बनाने में इनका इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं खोज की, तो भाई इस कालखंड में आग की खोज हो चुकी थी, ऐसा भाई बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं। और इसके प्रथम साक्ष्य चीन के चाओजू कोजियन, क्या नाम है, चीन में एक जगह है, गुफा है, चाओजू कोजियन, चाओजू कोजियन। ठीक है, तो चीन के चाओजू कोजियन गुफा से प्राप्त होता है। किसके भाई साक्ष्य मिले, आग के।
लेकिन यहाँ से एक बात की भी पुष्टि होती है कि यहाँ के लोग जो हैं वो आग आग का प्रयोग नियमित नहीं करते थे। नियमित का मतलब है जैसे अब सर्दी से बचने के लिए वो आग जला लें, ऐसी उनके पास टेक्निक या तकनीक नहीं थी कि वो आग जलाना जानते हों या मांस को पका के खा लेते हों या फिर अंधेरे को दूर करने के लिए आग जला लिया करते हो। मतलब नियमित रूप से आग जलाना नहीं जानते थे। धोखे से कभी जल गई, दो चीजें आपस में घर्षण उनमें लगा और घर्षण के कारण आग लग गई तो वो बात अलग थी, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से आग जलाने की विधि नहीं जानते थे। मतलब इस समय में मान सकते हैं कि खोज जो है वो आग की हो चुकी थी। ठीक है, अब मैं इतनी सारी बातें आपको बता रहा हूँ तो इतनी सारी बातें का भाई कोई ना कोई तो लॉजिक होगा, कहीं ना कहीं से तो चीज़ें हासिल हुई होंगी जिनके आधार पर भाई हमारे इतिहासकारों ने, हमारे पुरातत्वविद के जितने भी इतिहास जितने पुरातत्वविद रहे हैं उन सब ने इसकी पुष्टि की है, तो कोई ना कोई तो रीजन रहा है। तो रीजन क्या रहा है मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, अतिरम पक्कम जगह एक तमिलनाडु में, अतिरम पक्कम जगह कहाँ पर है? तमिलनाडु में। पूछा जाता है भाई अतिरम पक्कम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। यहाँ से क्या मिला? यहाँ से भी वही हाथ की कुल्हाड़ी मिली थी। किसको मिली थी भाई? मैं आपको बता दूं। देखो, एक तो ब्रश फ्रूट को मिली थी स्टार्टिंग में 1863 में, ठीक है, इसलिए ब्रश फ्रूट को प्रागैतिहासिक काल का हम क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। ब्रश फ्रूट के ही फ्रेंड थे, कौन थे भाई फ्रेंड? किंग नाम के। क्या नाम था उनका? किंग था। क्या नाम था? किंग। ठीक है, इनको भी तमिलनाडु से ही, चूंकि देखो पलब्राम भी जो पलब्रम है वो भी तमिलनाडु में ही है, अतिरम पक्का भी तमिलनाडु में। तो यहाँ से एक तो कुल्हाड़ी जो हाथ लगी वो ब्रश फ्रूट को मिली थी, रॉबर्ट ब्रश फ्रूट को, और दूसरी किसको मिली? किंग को। तो एक तो भाई साक्षी है जिसके आधार पर वही वो इतने पुराने काल में भी मानव था, कैसे करके क्या खाता था, कैसे रहता था, किस प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल किया करता था, या वो कैसे कैसी उन्होंने उपलब्धियां हासिल कर ली, इनके बारे में बता रहे हैं। तो वही कोई ना कोई साक्ष्य के आधार पर बताया गया है। तिरुपक्कम तमिलनाडु में, ठीक है, जहाँ से हाथ की कुल्हाड़ी मिली है। और हथनौरा, हथनौरा को होशंगाबाद भी भाई कई जगह आपको लिखा मिलेगा। हथनौरा ये कहाँ पर है? ये एमपी में है। अब आपसे पूछा जाता है हथनौरा कौन सी घाटी के पास में? तो नर्मदा घाटी के पास में, ठीक है। ये एक इकलौती ऐसी जगह है जहाँ से मानव खोपड़ी का पहला साक्ष्य मिला। मानव खोपड़ी का पहला कहीं साक्ष्य मिला है तो कहाँ से मिला है? वो हथनौरा से मिला है। कहाँ से मिला? हथनौरा से, ठीक है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है भाई? मध्य प्रदेश में, एमपी में। तो यहाँ पर है क्या? चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। मैं आपको बता दूं भीमबेटका की गुफा कोई ऐसे नहीं कि एक गुफा थी कि सबने वहीं जाके चित्रकारी की। मतलब यहाँ पर बहुत सारी भीमबेटका की गुफाएं मिली हैं। तो उन गुफाओं में क्या है कि प्राचीन काल से ही मानव जो भी चीज़ें देखता था, जो भी चीज़ें महसूस करता था, उनको कुरेदने की, उनको उतारने की उसकी एक आदत बनी रही। और उसको वो क्या करता था, जैसे किसी जानवर को देखा या कोई अनोखी चीज़ देखी तो उसने क्या करा, भीमबेटका की गुफाएं जो हैं या उनकी जो दीवारें हैं या चट्टानें हैं उन पर क्या करा, पत्थरों से या स्लेट से या किसी चीज़ से उसने क्या किया, वहाँ पर चित्रकारी करना आरंभ कर दिया था। तो ये चित्रकारी जो है, ये चित्रकारी के साक्ष्य तीनों काल से संबंधित। तीन काल का मतलब जैसे प्रापाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया और आपका नवपाषाण काल हो गया, ठीक है। तो तीन काल से संबंधित है। भीमबेटका की गुफाओं में जो चित्रकारी मिलती है ये तीनों काल से संबंधित है। अगर मैं आगे बात करूं तो यहाँ पर बेलन नदी घाटी, ठीक है, किसकी बात करूं? बेलन नदी घाटी की। तो बेलन नदी घाटी जो है ये कहाँ पर है? ये आपकी मिर्जापुर में है। कहाँ पर है? मिर्जापुर, ठीक है, ये यूपी में लगता है। तो यहाँ पर एक ऐसी जगह है, जगह से एक ऐसा साक्ष्य मिला जो अस्थियों से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा थी। मतलब अस्थि मतलब हड्डियों से बनी हुई एक मातृ देवी की प्रतिमा मिली। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर ये मातृ देवी मतलब में भाई आस्था रखते थे, ठीक है। और यहाँ से मिर्जापुर से ही औजार मिले, और जो औजार हैं ये तीनों काल से संबंधित है। तीनों काल से संबंधित का मतलब है इसका जो समय है वो तीनों काल का मतलब प्रापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ये तीनों काल से संबंधित है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़े हम सेकंड वाले में, मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल की अगर बात करें तो उसके जो समय अवधि रही है उसको इतिहासकारों ने 10,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व के बीच माना। जैसे आपको पता होगा प्रापाषाण काल को कहाँ माना था? 25 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व में। ऐसे मध्य पाषाण काल को कितने में माना? 10,000 ईस्वी पूर्व से और 4,000 ईस्वी पूर्व के बीच में, ठीक है। जैसे यहाँ की विशेषताएं क्या रही भाई? सिंपल सी बात है कि मध्य पाषाण काल के लोग भी आखेटक थे। आखेटक का मतलब शिकार करना, जिससे शिकार करने के रीति रिवाज तो आज भी चले आ रहे हैं भाई। कोई मतलब जानवर जो है, कोई बकरे का शिकार करता है, कोई भेड़ बकरियों को मार के खाता है।
कोई अलग अलग जानवरों को, मुर्गे वगैरह को मार के खाता, तो ये सब शिकारी है। तो ये शिकार की जो परंपरा है ये तो प्राचीन काल से चली आई है। तो मतलब प्रापाषाण काल में भी लोग आखे टक थे, मध्य पाषाण में भी आखे टक थे, खाद्य संग्राहक वहां भी थे, खाद्य संग्राहक यहाँ भी थे। लेकिन यहाँ पे विशेषता, ये जो विशेष पॉइंट ये निकल के आता है कि यहाँ आते आते पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। मतलब यहाँ के लोगों को ये समझ आ चुका था कि पशुओं को भी पाला जा सकता है, उनका भी इस्तेमाल हम अपने कामकाज में कर सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने एक पालतू पशु बनाया। सबसे पहले पहला पालतू पशु कौन बनाया? कुत्ता। पहला पालतू पशु कौन बनाया? कुत्ता। ये कुत्ता क्या करता था? ये कुत्ता उनके शिकार करने में उनकी मदद करता था। शिकार के साथ साथ मैं अगर बात करूं तो शिकार के साथ साथ छोटे मोटे जो भी जानवर हैं उनसे सुरक्षा ही प्रदान करता था, इनकी शिकार में इनकी हेल्प भी करता था। मतलब ऐसे बहुत सारे काम में क्या करता था? इनकी मदद करता था। ठीक है, तो ये तो मैं आपको बता दिया भाई विशेषताओं में कि पहला पालतू पशु कौन था? कुत्ता था। ठीक है, फिर यहाँ पर औजार की बात की जाए तो औजार की बात की जाए तो भाई देखो, प्रापाषाण काल में मैंने कहा क्वार्टजाइट के पत्थर के भाई बड़े बड़े हथियार, बड़े बड़े पत्थरों के हथियार बना लिया करते थे। लेकिन जब समय आया मध्य पाषाण काल का, तो जो औजार है वो बहुत ज़्यादा बड़े ना होकर वो माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ का मतलब है छोटे छोटे पत्थरों के उपकरण बनाना शुरू कर दिए। नुकीले धारदार पत्थरों के छोटे छोटे उन्होंने उपकरण बनाना शुरू कर दिए, और इनका इस्तेमाल शिकार या और चीज़ों में वो करने लगे। ठीक है, जैसे मैंने खोज की बात की, भाई प्रापाषाण काल में आग की खोज हो चुकी थी, लेकिन वहाँ के लोग नियमित रूप से इसका उपयोग करना नहीं जानते थे। लेकिन मध्य पाषाण काल में क्या था कि जो खोज है वो आग की तो भाई प्रापाषाण में हो चुकी थी, लेकिन इस समय में वो नियमित प्रयोग करना जानना उन्हें आ गया था। मतलब वो उन्हें समझ में आ गया था कि भाई दो चीज़ों के बीच जब आपस में घर्षण होता है तो वहाँ आग जल जाती है, और इसका इस्तेमाल वो मांस को पकाने में या जीव जंतु जो जानवर हैं उनसे सुरक्षा करने में, या फिर अंधेरे में उजाला करने के लिए, या फिर यूं कहें कि भाई मतलब सर्दी से बचने के लिए, ऐसे बहुत सारे कामकाज में वो आग का प्रयोग नियमित रूप से करने लगे। मतलब उनको एक विधि मिल गई थी कि आग जलाने की। क्लियर? अगर हम आगे बात करें, जैसे मैंने बात कही प्रापाषाण काल से संबंधित बहुत सारी चीज़ें मिली। मैंने आपको बताया हाथ की कुल्हाड़ी हो, या मानव खोपड़ी का साक्ष्य मिला हो, या चित्रकारी की बात मिली हो, या फिर कोई औजार मिले हो, या हस्त निर्मित माता देवी की प्रतिमा मिली हो। तो ऐसे ही ठीक मध्य पाषाण काल से भी संबंधित कई चीज़ें मिली हैं जिनका जो समय काल है वो मध्य पाषाण काल से मैच खाता है। जैसे मैं अगर बात करूं स्थल की, तो बागौर, बागौर एक जगह कहाँ पर है? राजस्थान में। बागौर कहाँ पे है? राजस्थान में। और दूसरी एक जगह है आदमगढ़, आदमगढ़ कहाँ पे? एमपी में। बागौर कहाँ पे है भाई? राजस्थान में। आदमगढ़ कहाँ पे है भाई? एमपी में। ठीक है, तो ये बागौर और आदमगढ़ दो जगहों से पशुपालन के साक्ष्य मिले। पशुपालन के साक्ष्य का मतलब है, इससे ये पता चलता है कि मध्य पाषाण काल के लोग जो हैं वो पशुओं को भी पालते थे। और ये पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं ये 5000 ईस्वी पूर्व। 5000 ईस्वी पूर्व का मतलब है, इससे पता चलता है कि ये मतलब ईस्वी के शुरू होने से 5000 साल पहले के लोग पशुपालन के बारे में जानते थे। ठीक है, दूसरा साक्ष्य क्या है? लिखैया है। लिखैया कहाँ पे है? इलाहाबाद में। कहाँ पर है ये? इलाहाबाद में। सबसे ज्यादा मानव कंकाल अगर मिले हैं तो इलाहाबाद के लिखैया में मिले हैं। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं चौपानी मांडू, चौपानी मांडू भाई कहाँ पर है? ये इलाहाबाद में। कहाँ पर ये? इलाहाबाद में। यहाँ से क्या है? यहाँ से मृदभांड का प्राचीनतम साक्ष्य मिले। मतलब मृदभांड मतलब मिट्टी के बने बर्तन। चूंकि जैसे आज के समय में हम लोग स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, आज के टाइम में कॉपर के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पहले के लोग क्या थे, चूंकि इतने चीज़ों को सहजता से नहीं समझते जानते थे, तो उस समय वो मध्य पाषाण काल आते आते उन्होंने मृदभांड मतलब मिट्टी से बने बर्तनों का उपयोग करना और उन्हें बनाना सीख लिया था। इससे ये पता चलता है मतलब मृदभांड का प्राचीनतम साक्ष्य। ठीक है, अगर कुछ और भी साक्ष्य की बात करूं मैं तो प्रतापगढ़, ये भी यूपी में। कहाँ पर? ये यूपी में। यहाँ पर 3 जगह हैं, एक है सराय नाहराय, सराय नाहराय, और एक है मैदहा, और एक है दमदमा। यहाँ से भी भाई ये तीनों चीज़ें कहाँ पर है? यूपी के अंदर है, प्रतापगढ़ में। तो यहाँ से क्या क्या भाई हमें प्राचीन साक्ष्य मिले हैं उनके बारे में बताता हूँ मैं आपको। सराय नाहराय में युद्ध के साक्ष्य मिले, मतलब कि उस समय में भी छोटे मोटे युद्ध हुआ करते थे। और युद्ध का मतलब है कि भाई जहाँ बहुत से लोग होते हैं तो कभी
मांस के लिए, कभी शिकार के लिए युद्ध आपस में कर लिया करते होंगे, या कभी कभी पशुओं के लिए कर लिया करते होंगे, या कभी कभी खाद्य संग्रह की चीज़ों के माध्यम से भी वो आपस में युद्ध कर लिया करते होंगे, या अपने आप को ताकतवर दिखाने के मामले में कर लिया करते, बहुत सारे रीजन होंगे। ऐसी मैं बात करूं सराय नहराय से एक और, भाई 4 नर कंकाल मिले एक साथ। 4 नर कंकाल का मतलब है कि 4 बॉडी को एक साथ वो दफना दिया करते थे, इसलिए वहां पर वही कितने कंकाल, 4 नर कंकाल का एक साथ मिले सराय नहराय से। और स्तंभगर्त का मतलब है कि वहां के बहुत सारे लोग जो हैं वो जमीन में गड्ढा बना के वहां निवास किया करते होंगे, वहां पर अपनी जरूरी चीजों को छिपा कर रख दिया करते होंगे। तो ऐसे करके बहुत सारे साक्ष्य मिले सराय नहराय से। ऐसी महदा एक जगह है जहाँ से मृग रंग के छल्ले मिले। मृग रंग के छल्ले का मतलब है जैसे आजकल हम लोग चांदी के छल्ले, हम लोग कई प्रकार की धातु के छल्ले पहनते आए हैं, ठीक है, या स्टील के छल्ले बना लेते हैं। तो पहले क्या आते हैं मृग रंग। मृग रंग का मतलब है जो मृग मतलब हिरन है, उसके सरंग का मतलब क्या है, उसके सींग। तो जो भी हिरन था उसके सींग के छल्ले बनाकर, या हड्डियों के आभूषण, जैसे आज के टाइम में हम तरह तरह के आभूषण पहनते हैं, तो पहले के लोग क्या करते थे, हड्डियों के आभूषण भाई पहनने का उन्हें शौक था, वो उसका इस्तेमाल करना जान चुके थे। स्त्री पुरुष युगल समाधान का मतलब है मतलब जेंट्स और मतलब मेल और फीमेल इनका इकट्ठा समाधान, इनका मतलब एक साथ इकट्ठा इनको उस समय दफनाने के भी साक्ष्य भाई मैदान जगह से मिले हैं। दमदमा एक जगह है जहाँ से 3 नर कंकाल एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। और 5 युगल समाधान, 5 युगल समाधान का मतलब 5 मतलब 5 के जोड़े में सबको दफनाया जाता था, ऐसे भी साक्ष्य दमदमा से मिले, ठीक है। तो भाई प्रापाषाण काल और मध्य पाषाण काल में आपको थोड़ी बहुत क्लियरिटी हो गई होगी कि भाई देखो मैंने आपसे कहा प्रापाषाण काल के बारे में 25 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक। अगर मध्य पाषाण काल की बात करें तो 10,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक। विशेषताएं क्या है भाई, यहाँ के लोग आखिर तक शिकारी थे, खाद्य संग्राहक थे। खाद्य संग्राहक का मतलब है कि खाने पीने की चीज़ों को संग्रहित करते थे और खाने के लिए एक जगह दूसरी जगह तलाश में रहते थे, और कृषि पशुपालन नहीं जानते थे। लेकिन जब मध्य पाषाण काल आया तो मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि यहाँ के जो लोग हैं वो आखेटक बने रहे, खाद्य संग्राहक भी बने रहे, लेकिन पशुपालन की ने शुरुआत कर ली थी। और पहला पालतू पशु कौन पाला था, कुत्ता। औजार की बात की जाए भाई, प्रापाषाण काल में बहुत बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, क्वार्टजाइट के पत्थरों का। और ये जब मध्य पाषाण काल आया तो ये सूक्ष्म पत्थरों से बने उपकरणों का इस्तेमाल करने लगे थे। भाई प्रापाषाण काल में क्या था भाई, जो आग थी उसकी खोज हो चुकी थी, लेकिन उसका नियमित उपयोग करना नहीं जानते थे। लेकिन मध्य पाषाण काल में क्या था, ये आग का नियमित प्रयोग करना सीख गए थे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्थल हैं जहाँ से ये पता चलता है कि ये चीज़ इस काल से संबंधित है, ये चीज़ इस काल से संबंधित है, ठीक है। मैं आगे नेक्स्ट चीज़ अगर बात करूँ तो आपका लास्ट